मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल भोपाल पहुंचकर मंत्रिमंडल के सहयोगियों के विभागों का बंटवारा कर देंगे। इसके लिए वो यहां आज दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात करेंगे और चर्चा करेंगे कि उनके समर्थकों को कौन कौन सा मंत्रालय दिया जाए। क्योंकि उपचुनाव है, उपचुनाव में नाराजगी मुख्यमंत्री किसी की नहीं लेंगे। इसी वजह से राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा करेंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद ही मंत्रिमंडल सहयोगियों के विभागों का बंटवारे का फैसला किया जाएगा और उस फैसले की जानकारी कल भोपाल में पहुंचकर खुद मुख्यमंत्री करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का रण लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी की वर्चुअल रैलियों का सिलसिला भी जारी है। आज ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की वर्चुअल रैली को संबोधित किया। भोपाल से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने वर्चुअल रैली से ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस रैली को संबोधित करते हुए मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपेक्षा के आरोप भी लगाए। आपको बता दें कि आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। इनमें सबसे ज़्यादा 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं। 24 विधानसभा सीटों पर जीत के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाने का काम तेज कर दिया है। इसको लेकर कांग्रेस के महासचिव और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक आज भोपाल पहुंचे। भोपाल पहुंचने पर मुकुल वासनिक ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ 1-to-1 मुलाकात कर चुनाव पर चर्चा की। मुकुल वासनिक ने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ 1-to-1 चर्चा कर उपचुनाव को लेकर उनसे सुझाव लिए। इसके बाद मुकुल वासनिक ने विधानसभा वार नियुक्त प्रभारियों के साथ भी 1-to-1 मुलाकात कर विधानसभा वार रणनीति बनाने का काम किया है। इसी रणनीति के तहत अब कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरने का काम करेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 7 जुलाई से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। कमलनाथ 7 जुलाई को उज्जैन में महाकाल मंदिर के दर्शन के बाद चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। कमलनाथ इसके बाद धार के बदनावर जाएंगे, जहां पर वो पार्टी नेताओं के साथ जनसंपर्क और बैठक कर चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 24 विधानसभा सीटों पर जीत के फार्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है और इसी के चलते प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक आज भोपाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के साथ न सिर्फ मुलाकात की बल्कि उनसे सुझाव भी लेने का काम किया है। इसके अलावा मुकुल वासनिक 7 जुलाई को उन जिलों के अध्यक्षों से भी 1-to-1 चर्चा करेंगे जिन जिलों में चुनाव होना है। कोरोना की एंट्री अब आरएसएस दफ्तर में भी हो गई है। शहर में आज 70 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें आरएसएस के 2 लोग भी शामिल हैं। शहर में जून के तीसरे हफ्ते में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई थी, लेकिन इस महीने राजधानी में कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। आज शहर में 70 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, मध्य भारत प्रांत के प्रचारक दीपक विपुस्ते और अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख नरेंद्र जैन कोरोना संक्रमित मिले हैं। आज सुबह इनकी जांच में कोरोना की पुष्टि होने के बाद बीजेपी और संघ के पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया है। हफ्ते भर से भोपाल में मंत्रिमंडल गठन को लेकर हो रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं के जमावड़े में कई मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता अरेरा कॉलोनी स्थित संघ कार्यालय में इनसे मेल मुलाकात करने पहुंचे थे। अब संक्रमितों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के सीधे संपर्क में रहे लोगों की पड़ताल की जा रही है। आज आई रिपोर्ट में सीआरपीएफ कैंपस में आधा दर्जन संक्रमित मरीज मिले हैं। शहर में सबसे सुरक्षित परिसर मंत्रालय, विधानसभा, राजभवन में कोरोना संक्रमित मिलने के साथ ही अब सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आज की रिपोर्ट में सीआरपीएफ कैंपस में 6 जवान पॉजिटिव मिले हैं। वहीं राजीव नगर और बैरागढ़ में 4-4, कोलार में 3 मरीजों के साथ ही मैनेज क्वारंटाइन सेंटर, प्रभुनगर, ईदगाह हिल्स, अर्जुन नगर, विंडसर कॉलोनी में 2-2 नए मरीज मिले हैं। जहां कोरोना का संक्रमण अब हॉटस्पॉट जोनों के साथ ही शहर के अन्य क्षेत्रों में भी पैर पसारता जा रहा है, वहीं राजधानी भोपाल में लोगों के डिस्चार्ज होने का सिलसिला भी जारी है। आज राजधानी के चिरायू अस्पताल से 40 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे हैं। मध्य प्रदेश के हाल ही में किए गए मंत्रिमंडल विस्तार में पोहरी के पूर्व विधायक सुरेश राठखेड़ा को राज्य मंत्री बनाया गया है। राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद अपने पहले शिवपुरी जिले के दौरे पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जहां एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कृष्ण की संज्ञा दी, वहीं
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को अर्जुन बताया। सुरेश राठखेड़ा के इस बयान के कई मायने लगाए जा रहे हैं, जहां एक और कांग्रेस को सुरेश राठखेड़ा से के बयान से बैठे बिठाए। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से मुलाकात कर रहे हैं। बुके वगैरह नहीं लाए? नहीं, ऐसा था कि आज तो केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान आप देख पा रहे हैं, सफ़ेद कुर्ते में वो बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री उनके साथ चर्चा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और हालांकि बहुत सारे मुद्दे हैं, मसलन मंडियों में जो अनाज रखा हुआ है ख़राब होने पर केंद्र को अलर्ट किया गया था पिछली मुलाकात में, आपको याद दिला दें। और अब जो यूरिया का कोटा है उसको लेकर भी आपको बता दें बात होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में यूरिया का कोटा बढ़ाने को लेकर भी बात हो रही है। चलिए सर, जल्दी के आदेश पर पाना है नहीं, वो तो गया हुआ मुजफ्फरनगर चला गया। तो केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से मिलने पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले उन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी और अब पासवान के आवास में उनकी मुलाकात हो रही है। गेहूं खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं और इस बार गेहूं खरीदी में भी रिकॉर्ड बनाया है प्रदेश ने, और उसी को लेकर एक बातचीत हो रही है, सकारात्मक बातचीत हो रही है। रामविलास पासवान से मिलने पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस हफ्ते मुख्यमंत्री शिवराज का ये दूसरी बार दिल्ली दौरा है। हालांकि वो कई मंत्रियों से मिलेंगे, कई कार्यक्रम हैं उनके, और इसके बाद जब वो भोपाल लौटेंगे तो वो जो सूची है विभागों के बंटवारे की वो सार्वजनिक कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि भोपाल पहुंचते ही विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। और फिलहाल बहुत सारे मंत्रियों से उनके जो विभाग हैं उसको लेकर भी वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। और गेहूं खरीदी का यहाँ पर मुद्दा उठाया गया, इसको लेकर चर्चा हो रही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं रामविलास पासवान, वरिष्ठ मंत्री हैं। तो रामविलास पासवान से मिलने पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान। गेहूं खरीदी का एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है, उसको लेकर एक चर्चा हो रही है। और वैसे आपको बता दें गेहूं खरीदी में भी प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। सीएम शिवराज इसको लेकर भी कई बार बयान दे चुके हैं कि वो किसानों के मसले पर गंभीर हैं और किसानों की जो भी समस्या है वो उनकी समस्या है, उसको लेकर लगातार निरंतर सरकार कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ चलेगी। कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो खाद का मुद्दा हो, उसको लेकर भी सरकार गंभीर है। जो यूरिया का कोटा है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, उस कोटे को भी बढ़ाने को लेकर यहाँ पर एक बात रखी गई, लगातार उसको लेकर बातचीत भी हो रही है। और गेहूं खरीदी को लेकर भी यहाँ पर एक चर्चा हो रही है। भैया बुके वगैरह नहीं लाए? नहीं, ऐसा था कि आज हवा वाला था तो फिर लग जाता ना, तो हमने कहा कहीं कोई गैस हो, तो फिर उसके बाद गैस हो
मेरा सवेरे से जो है अभी भी जो है वो मालूम था वो टेलीफोन जो है तो सबसे पहले तो पीएम का ही आ गया था। चलिए अब 15 शहर 15 रिपोर्टर की शुरुआत फिर से करते हैं। रतलाम के जावरा में एक सिरफिरे शख्स ने शादी के पहले ही दुल्हन की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। जावरा के आंटिया चौराहे स्थित एक ब्यूटी पार्लर का यह पूरा मामला है, जहां दुल्हन अपना शादी के पहले मेकअप करवाने के लिए पहुंची थी। दरअसल शाजापुर की रहने वाली सोनू यादव की आज नागदा के गौरव जैन के साथ जावरा के कोठारी रिसोर्ट में शादी थी। शादी के पहले दुल्हन अपनी बहन के साथ में एक ब्यूटी पार्लर पहुंची थी। इसी दौरान एक सिरफिरा शख्स ब्यूटी पार्लर के अंदर दाखिल होता है और धारदार हथियार से उसका गला रेत कर फरार हो जाता है। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच जाता है, जिसके बाद आसपास के लोग इस दुल्हन को जावरा के सरकारी अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन उसके पहले ही यह दुल्हन दम तोड़ देती है। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी खंगाल कर मौके की तलाश कर रही है। इस पूरे वारदात को किस तरह से अंजाम दिया इस बात की तफ्तीश कर रही है, लेकिन इस घटनाक्रम ने इस बात को तो साफ कर दिया है कि रतलाम के बेखौफ बदमाशों के जहन से अब पुलिस का खौफ लगभग खत्म हो चुका है। इसे सामेर उपचुनाव का असर कहेंगे या जमीनी कार्यकर्ता बनने की कोशिश। राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट आजकल आपको अक्सर जमीन पर बैठे दिख जाएंगे। आज भी वो रेसिडेंसी कोठी पर अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जमीन पर बैठ गए और जमीन पर बैठकर ही उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। ऐसे में वोटर्स को रिझाने के लिए नेता क्या मंत्री भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसके लिए चाहे उन्हें जमीन पर ही क्यों ना बैठना पड़े। और आजकल आपको जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट अक्सर जमीन पर बैठे दिख जाएंगे। ऐसा ही नजारा आज एक बार फिर दिखाई दिया। मंत्री तुलसी सिलावट ने एक बार फिर सावेर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं जमीन पर बैठकर सुनी। वे आज रेसिडेंसी कोठी पर सावेर विधानसभा के लिए स्वीकृत 2400 करोड़ की सावेर उद्वहन सिंचाई परियोजना की जानकारी मीडिया को देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले अपनी समस्याएं लेकर सावेर के आदिवासी समाज के लोग पहुंच गए। फिर क्या था, मंत्री जी खुद आदिवासी समाज के लोगों के साथ जमीन पर बैठ गए और उनकी समस्याएं सुनने लगे। ऐसे में अधिकारियों को भी जमीन पर बैठना पड़ गया। मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री तुलसी सिलावट ने सावेर उद्वहन सिंचाई परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना का भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों जल्द कराया जाएगा और इससे सावेर, उज्जैन और खरगोन जिले के 185 गांव के लोगों को न केवल पीने का पानी मिलेगा बल्कि फसलों की सिंचाई भी हो सकेगी। ठीक चुनाव से पहले इस योजना की शुरुआत को उपचुनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है, क्योंकि मंत्री बने रहने के लिए तुलसी सिलावट को सावेर का किला जीतना जरूरी है। वहीं कांग्रेस उनका रास्ता रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है। सावेर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। ऐसे में लोगों के बीच अपनी पहुंच बनाने के लिए जहां मंत्री जी जमीन पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता प्रेमचंद गुड्डू भी सावेर की खाक छान रहे हैं। मंत्रिमंडल गठन के बाद से भाजपा के कई नेता नाराज चल रहे हैं। इन्हीं में से एक है अजय बिश्नोई, जो जबलपुर के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और अब वर्तमान में वरिष्ठ विधायक के रूप से जाने जाते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से अजय बिश्नोई लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके अजय बिश्नोई ने अब नए मंत्रियों को सलाह दी है। उन्होंने सिंधिया खेमे से आए सभी मंत्रियों को सलाह दी है कि वे विभाग अभी ना लें। जब तक उपचुनाव नहीं हो जाते तब तक विभाग लेने में उनका ही घाटा है। ना तो वे विभाग के साथ कोई काम कर पाएंगे और ना ही अपने पद का सम्मान बचा पाएंगे। इसलिए उन्हें फिलहाल किसी भी विभाग का काम नहीं लेना चाहिए। सिंधिया खेमे के मंत्रियों को सलाह देने के साथ ही उन्होंने एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को भी सलाह दी है कि वे जबलपुर और रीवा जिले का प्रभार ले लें, ताकि यहाँ के विकास कार्यों में रुकावट न आए। छत्तीसगढ़ में आज से यात्री बसें शुरू हो गई और लंबे समय से इसका इंतजार था। 21 मार्च से बसें बंद थी और उसके बाद में जब राज्य शासन ने बसें शुरू करने का आदेश दे दिया तो उसके बाद भी बस मालिक और शासन के बीच में तकरार चल रही थी। आखिरकार में फिर ये फैसला हुआ कि रविवार से बसें चलेंगी और आज से बसें चलनी शुरू हो गई हैं। सुबह 5 बजे रायपुर जो जगदलपुर रूट है वहां पर बसें गई और उसके साथ ही बिलासपुर भी बसें रवाना हुई। हालांकि ये और बात है कि बसें तो वो तैयार खड़ी थी लेकिन यात्री नहीं नजर आ रहे थे। ये भी एक वजह हो सकती है कि लगातार बसों के चलने को लेकर जिस तरह से संशय की स्थिति बनी हुई थी, यात्रियों के लिए शायद भरोसा करना मुश्किल होगा कि आज से बसें शुरू ही हो जाएंगी। हालांकि बसें शुरू होने के बाद में यात्रियों के
साथ ही जो यात्री यहाँ पर आए थे उनके साथ ही जो बस चालक है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, उन्होंने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि करीबन 21 मार्च के बाद से जो लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके बाद से उनके लिए भी ये दिक्कत हो रही थी कि घर कैसे चलाएं, और बसें जैसे शुरू होंगी उसके बाद उनका घर चलना भी शुरू होगा, तो जाहिर तौर पर उन्हें इंतजार था कि बसें कैसे शुरू हो। वहीं पे गरीब आदमी और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए खास तौर पर मुश्किलें थी, यदि उन्हें बाहर जाना है, जो जहां पर फंसा था वहां से अगर निकलना है तो ये बसें एक जिले से दूसरे जिले तक जाएंगी, लेकिन बसों के साथ ही शुरू होने के साथ ही कुछ नियम कायदों का पालन करना पड़ेगा ताकि कोविड-19 का जो संक्रमण है उसको रोका जा सके। जैसे कि अगर जो चालक है उनके और यात्रियों के बीच में संपर्क नहीं रहेगा, चालक की जो सीट है उसके बाद एक अस्थायी रोका जैसा लगा दिया जाएगा ताकि चालक और यात्री के बीच में कोई संबंध ना रहे, और इसके साथ ही सभी को सैनिटाइजर यूज करना पड़ेगा, मास्क लगाना जरूरी होगा, और एक बार सवारी जब आप चलाएंगे उसके बाद में दोबारा उस बस को सैनिटाइज करना पड़ेगा। सबसे अहम बात है कि जितनी सीटर बस होगी उससे आधी ही यात्रियों को बैठाने की परमिशन मिली है। जिला निर्माण समिति पहले से ही विवादों में रही है। निविदा की प्रक्रिया तो औपचारिकता है, काम किसे मिलेगा ये तो पहले से ही तय हो जाता है, यानी जिला निर्माण समिति में सब कुछ संभव है। जिला निर्माण समिति के निविदा में झोल तो काफी दिनों से चल रहा है। सेटिंग पर ठेकेदारों को यहाँ काम देने का खेल लंबे समय से चला आ रहा है। इसी तरह से एक और मामला उजागर हो गया है। लखनपुरी के कानापोड़ में 100 सीटर कन्या छात्रावास निर्माण की निविदा प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही खरसिया की सिद्ध विनायक कंपनी अपने दल बल के साथ निर्माण के लिए डेरा डाल दिया है। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर निविदा की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ग्राम कानापोड़ में सिद्धि विनायक कंपनी का मालिक निर्माण कार्य कैसे प्रारंभ कर दिया है। अब सवाल यह है कि निविदा खुलने से पहले ऐसे ठेकेदार के द्वारा कार्य करना कितना उचित है। इस संबंध में प्रशासन के और कोई वक्तव्य नहीं आने से मामला और भी गहराने लगी है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में बस सेवा चालू करने के आदेश दे दिए हैं। राजनांदगांव में यात्रियों को बस के लिए अभी एक सप्ताह का और इंतजार करना पड़ेगा। जिला बस ऑपरेटर संघ ने एक सप्ताह का और समय मांगा है, और उनका कहना है कि हमारे जितने भी ड्राइवर, कंडक्टर और खलासी हैं जो बस के संचालन में जो जुड़े रहते हैं और जो सहयोग देते हैं वो राजनांदगांव के कंटेनमेंट जोन में रहते हैं, जिसके कारण बसों का संचालन करना अभी एक हफ्ते तक संभव नहीं है, जिसके कारण यात्रियों को और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं हम आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले में लगातार जो कोरोना के पॉजिटिव जो मरीज़ हैं वो मिलते जा रहे हैं, और राजनांदगांव का कई वार्ड जो है कंटेनमेंट जोन घोषित है, जिसके कारण बस सेवा एक सप्ताह तक अभी सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाएगी। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बसों के पहिए अभी थमे हुए हैं और बसें यहाँ लाइन से खड़ी हुई हैं। और बड़ी खबर शाहजहाँपुर से, जहां पर बारिश से जनजीवन बेहाल हो चुका है। कालापीपल क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई है और बारिश के बाद जल भराव और बाढ़ के हालात पैदा हो गए। बारिश के पानी में फंसे मंत्री इंदर सिंह परमार को ट्रैक्टर पर बिठाकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाया गया। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कई गांवों में, घरों में, दुकानों में पानी भरा हुआ है। उफनते नाले को पार कर रहे हैं लोग, जान जोखिम में डालकर। ग्रामीण कैसे पार कर रहे हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तिलावद, मेना, पोचानेर, गुराड़िया, देव समेत कई गांवों में प्रभावित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शाहजहाँपुर से, जहां पर बारिश से जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील हंचोरिया जुड़े हुए हैं शाहजहाँपुर से। सुनील, देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। लोग ट्रैक्टर से इसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हालात हैं फिलहाल? देखिए कमरुद्दीन, बारिश जो है वो शाहजहाँपुर जिले में जिला मुख्यालय पर तो काफी कम है, लेकिन जो कालापीपल क्षेत्र है वहाँ पर लगातार सुबह से बारिश हो रही है। जिस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट था कि आज से बारिश होनी है, तो उसी अलर्ट के बाद जो है बारिश जरूर शुरू हो रही है। और सबसे खास बात यह है कि इस बारिश में जो है मध्य प्रदेश के शिवराज मंत्रिमंडल के नवनियुक्त मंत्री इंदर सिंह परमार, जो कि सुजालपुर से विधायक हैं, वो अपने गृह नगर पोचानेर गाँव पहुंचे थे। इसी दौरान जो है जो नाला पड़ता था गाँव में, उस नाले में उफान आने के कारण जो है मंत्री
जिनकी गाड़ी फंस गई, उसके बाद जो है उन्हें भी ट्रैक्टर के सहारे जो है इस पूरे पानी को पार करना पड़ा। तो जिस तरीके से अभी शुरुआती मौसम में बारिश का और पिछली बार भी बिल्कुल सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं जो मंत्री जी हैं नवेले, हो सकता है कि जब ये हालात का उन्होंने खुद सामना किया इंदर सिंह परमार साहब ने, हो सकता है आगे वो इस पर कुछ विचार करें और इस इलाके के विकास के लिए कुछ आगे सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।